मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए मध्यस्थ दर्शन विकल्प एवं अध्ययन बिंदु पुस्तक का पेज नंबर 34 विषय जो हमारा चल रहा है मानवीय शिक्षा नीति का प्रारूप। इसके हमने पहले 4 पॉइंट यानी आधार क्या होगा, मानवीय शिक्षा प्रवर्तन का कारण क्या है, प्रस्तावना और उद्देश्य। पिछली क्लास में हमने इसके 17 उद्देश्य हैं, उन्हीं 17 उद्देश्यों पर बात की थी। तो अभी आगे और देखते हैं। वस्तु विषय प्रणाली। बाबा जी बता चुके हैं कि ये जो मानवीय शिक्षा की नीति होगी, इसमें कंटेंट कहाँ से आएगा। बाबा जी ने 4 दर्शन का इसमें जिक्र किया है, वो 4 दर्शन हैं। फिर इसके उद्देश्य क्या थे। तो बाबा जी बता रहे थे कि जो भी वर्ग भावना है उससे निजात पाना है, वर्ग भावना को समाप्त करना है, मानवीय चेतनावादी शैली है उसको स्थापित करना है, और जो प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक का सिलेबस है उसको एक सूत्रता में लाना है। इस तरह के ये 17 उद्देश्य थे। इन 17 उद्देश्य पर हमने बात की थी। कक्षा थोड़ी लंबी हो गई थी, लगभग 10-15 मिनट ज़्यादा चली थी। उसकी रिकॉर्डिंग आपने नहीं सुनी है तो सुन लेना। अब बाबा जी बता रहे हैं कि कंटेंट क्या होगा, शिक्षा की विषय वस्तु। यानी हम बार-बार मानवीय शिक्षा नीति, मानवीय चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इस पर बात कर रहे थे। इसमें पढ़ाया क्या जाएगा? हालाँकि बाबा जी ने पहले बताया है कि इसमें जो कंटेंट होगा, वो 4 दर्शन, शास्त्र और वाद से संबंधित होगा। तो बाबा जी 5.1 पेज नंबर 34 5वां हिस्सा, 5वां पॉइंट वस्तु विषय प्रणाली का जो पहला पॉइंट है उसमें बता रहे हैं कि शिक्षा के सभी विषयों को सभी स्तरों में उद्देश्य की पूर्ति हेतु बोधगम्य एवं सर्वसुलभ बनाने सार्वभौम नीति त्रय धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक में दृढ़ता एवं निष्ठा स्थापित करने तथा वर्तमान में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय को समग्रता से संबंध रहने के लिए एक एक शब्द की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा के सभी विषयों को, जितने भी शिक्षा के सब्जेक्ट हैं, अभी हम अलग अलग प्रकार के विषय, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। प्राइमरी से ही देखें, हम भाषा के साथ गणित को सीखते हैं, गणित के साथ हम सामाजिक अध्ययन और विज्ञान को भी आरंभ कर देते हैं। 1 मिनट होल्ड रखना। तो गणित के साथ हम सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों को भी धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं। लेकिन इन विषय से हो क्या रहा है? तो बाबा जी यही बता रहे कि शिक्षा के सभी विषय को सभी स्तरों में उद्देश्य की पूर्ति है। जो उद्देश्य है, कौन से उद्देश्य? जिन 17 उद्देश्यों की हमने पहले बात की, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जितने भी सब विषयों का हम चयन करेंगे, वो सभी विषय बोधगम्य और सर्वसुलभ हो, यानी हर एक तक ये कंटेंट पहुंचे। जहां भी ये शिक्षा नीति है लागू होगी। वैसे तो बाबा जी बता रहे हैं कि जब जागृति परंपरा होगी तो अध्ययन की वस्तु यही होगी। तो अभी क्या करना है, ये मानवीय शिक्षा जो है इसकी एक नीति बनाकर ये सर्व मानव तक उपलब्ध कराई जाए, हर कोई इसकी रीच में आए। तो बाबा जी कहते हैं कि जो मध्यस्थ दर्शन है, सहअस्तित्ववाद है, ये शिक्षा की वस्तु है। तो जो भी कंटेंट होगा मध्यस्थ दर्शन की, जो 10 पुस्तकें हैं, वैसे 12 पुस्तकें हैं, उन्हीं से रिलेटेड मैटर सारा इसके अंदर होगा। सार्वभौम नीति तरह 3 प्रकार की नीति, जो नीतियां है वो सबके लिए 3 नीतियां एक जैसी हो। वो कौन कौन सी नीति है? धार्मिक नीति, इसको हमने धर्म नीति बोला। आर्थिक नीति,
जिसको हमने अर्थनीति बोला, और राजनीतिक नीति, जिसको हमने राजनीति बोला। ये इसकी सार्वभौमिकता हो। सार्वभौमिकता का अर्थ है कि संपूर्ण पृथ्वी पर ये तीनों नीतियां समान रूप से लागू। ये नहीं है जैसे आज के समय में है, हर देश की, हर राज्य की अपनी शिक्षा नीति, अपनी धर्म नीति और अपनी राजनीति। ऐसा नहीं, ये सर्व मानव के लिए यानी सार्वभौमिक अवस्था है, उसके लिए है। में दृढ़ता एवं निष्ठा स्थापित करने तथा वर्तमान में पढ़ाए जाने वाले प्रत्येक विषय को समग्रता से संबंध रखने के लिए। अभी वर्तमान में भी कुछ है विषय हम पढ़ा ही रहे हैं, हम पढ़ ही रहे हैं, तो ये क्या है समग्रता में। ये अभी जो विषय है इनका विजन नैरो, इनका विजन इनहेंस करना है ताकि समग्रता में इनका दृष्टिकोण आगे और ज्यादा विकसित हो। अभी जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, अब देखिए, मैंने शायद पिछली बार आपको जिक्र किया था इस बात का कि हम इंडिया में अध्ययन करते हैं, उसके बाद हमारा मन करता है कि हम किसी दूसरे देश में जाएं और वहां हम शिक्षा ग्रहण करें। हो क्या रहा है, हमारे यहाँ से जो बच्चे कोर्स करके जाते हैं, पता लगता है उस देश में इस कोर्स की मान्यताएं नहीं है और उन्हें वहां पर एडवांस स्टडी करनी पड़ती है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि जो प्रत्येक विषय वस्तु हो समग्रता के संबंध रहे, यानी हर देश, हर काल में, हर जगह, पूरे पृथ्वी पर समान रूप की शिक्षा हो। अभी ये जो विषय है, ये विषय भी समग्रता पर आधारित हो जाएंगे ताकि हर जगह इनकी वैलिडिटी सेम ही रहे। लेकिन ये जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं, क्या ये विषय एज इट इज ही रहेंगे? विषय, सब्जेक्ट यही रहेगा, लेकिन जो कंटेंट्स हैं वो मध्यस्थ दर्शन की दृष्टिकोण में, मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में होगा। अर्थशास्त्र हम आज भी पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम जो अर्थशास्त्र हमारा है वो लाभोन्मादी है, बाद में जो हमारा अर्थशास्त्र होगा वो आवर्तनशील अर्थशास्त्र होगा। ये विषय है, अभी खुलेंगे, इस पुस्तक में आएंगे तो हम बात करेंगे। तो बाबा जी क्या होता है, विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अब अध्ययन क्या करता है, समग्रता में कनेक्ट किया जाएगा। अभी विज्ञान में केवल शरीर का अध्ययन किया जा रहा है, शरीर का ही अध्ययन हो रहा है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि शरीर के साथ चैतन्य का भी अध्ययन मिलेगा। चैतन्य अर्थात जीवन। अभी जीवन के अध्ययन के लिए कुछ है ही नहीं। परंपराओं में आत्मा नाम की किसी वस्तु का जिक्र हुआ था, लेकिन उस पर भी संपूर्ण अध्ययन नहीं है। अगर उन्होंने आत्मा को स्वीकार किया है, आत्मा को पहचाना है, तो उससे जो सुख होना चाहिए था वो आम मनुष्य तक नहीं पहुंचा। मनुष्य सुखी हुआ ही नहीं। क्या आम क्या खास, कोई भी उसे पूर्णतः सुख प्राप्त नहीं कर पाया। अर्थात एक अन्य शब्दों में कहा जाए तो उनको इस विषय की जानकारी ही नहीं थी, चैतन्य पक्ष की। तो अब बाबा जी क्या समझा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जो कंटेंट होगा उसमें विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष पर भी बात होगी। अगला है मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष का। मनोविज्ञान ऑलरेडी यहाँ भी है, उसमें संस्कार पक्ष को भी ऐड किया जाएगा। दर्शन शास्त्र के साथ क्रिया पक्ष का, फिलोसफी तो है, क्रिया पक्ष। 3 प्रकार की क्रिया बाबा जी ने बताई है, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया। इन क्रियाओं का अभी तक अध्ययन होता आता रहा, इनको हम समझते ही आ रहे हैं। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया विज्ञान में अच्छी तरह समझाई जाती है। एक तीसरी क्रिया की बाबा जी बात कर रहे हैं, जीवन क्रिया, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। अर्थशास्त्र के साथ प्राकृतिक और वैकृतिक ऐश्वर्य की सदुपयोगिता और सुरक्षा नीति पक्ष का। अभी अर्थशास्त्र क्या कर रहे हैं, अर्थशास्त्र का मतलब ये लाभ कमाना। लाभ कमाने के लिए हम पृथ्वी पर जितने भी संसाधन हैं, खनिज के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, जंगलों के रूप में, धातु के रूप में, हम उनका केवल निष्कासन करते आ रहे हैं। और जब भी हम चीजों को निकालते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब वो चीजें समाप्त हो जाती है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें धरती से लेना नहीं, उतने ही अनुपात में हमें धरती को देना भी है।
तो ये जो लेन देन का सिस्टम है इसी को कहा गया आवर्तनशीलता। तो हमारा अर्थशास्त्र जो है वो आवर्तनशील अर्थशास्त्र रहेगा। एक साइक्लिक व्यवस्था वहां पे होगी। हम जमीन को दे भी रहे हैं, जमीन से ले भी रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जिसे बाकी की तीन अवस्थाओं में एक निश्चित लेन देन होता है। वो दोनों एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक होते हैं। राजनीति शास्त्र के साथ मानवीयता के संरक्षणात्मक और संवर्धनात्मक नीति पक्ष का। अभी राजनीति शास्त्र में क्या हो रहा है, वर्तमान की राजनीति से हम सभी भली भांति वाकिफ हैं क्या चल रहा है। यह बाबा जी क्या कह रहे हैं, राजनीतिक शास्त्र के साथ मानवीयता के संरक्षण, जो गुण है मानव का, मानवीयता अर्थात मानवकत्व या मानव की व्यवस्था, वो व्यवस्था बनी रहे, उसका संवर्धन हो, उसका ह्रास ना हो, मानवीयता और भी ज्यादा विकसित हो। अब हो क्या रहा है, मानवीयता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इसको आप देखोगे कि आमतौर पर जब कभी सड़क पर कोई दुर्घटना होती है तो लोग वहां पर मदद करने की बजाय अपना वीडियो में रील बनाने में या फोटो खींचने में लगे रहते हैं। कई बार तो पुलिस को या एम्बुलेंस को भी सूचित नहीं किया जाता। तो ये मानवीयता का संवर्धन नहीं हो रहा है, मानवीयता का ह्रास हो रहा है। तो बाबा जी जो चाह रहे हैं वो राजनीति ऐसी हो कि जिसमें मानवीयता का संरक्षण हो और उसका संवर्धन हो। 6, समाज शास्त्र के साथ मानवीय संस्कृति व सभ्यता का पक्ष। अभी समाज शास्त्र हम आज भी पढ़ रहे हैं। समाज जो है वो भोगोन्मादी वस्तु को भोग रहा है। इस समाज शास्त्र में मानव संस्कृति का और सभ्यता का जो पक्ष है, संस्कृति, सभ्यता, विधि और विधान, हम ये चीजें आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे मानवीयता पर आधारित हो, इसकी तरफ बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं। भूगोल और इतिहास के साथ मानव और मानवीयता का। भूगोल और इतिहास, इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं यानी मानव की धरती पर आने से लेकर आज तक की जो यात्रा है उसको इतिहास कहा गया है। और भूगोल, बहुत ही प्यारा शब्द ये यूज किया है। अगर हम वर्तमान के भूगोल को देखें तो भू अर्थात भूमि जो गोल है उसके बारे में, भूमि जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हर चीज पता हो, अर्थात वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ कौन कौन से पेड़ पौधे उगते हैं, वहाँ कौन कौन से मानवीय संसाधन उपलब्ध, कौन कौन से संसाधन उपलब्ध है, प्राकृतिक संसाधन, इन सब की जानकारी भूगोल में मिलती है। तो बाबा जी बता रहे हैं भूगोल और इतिहास के साथ इनकी जानकारी तो हमें है कि मानव ने अब तक क्या किया और धरती की किस जगह पर क्या चीज अवेलेबल है। तो उनका क्या करना, मानव और मानवीयता को जोड़ना। जब मानव और मानवीयता को जोड़ा जाएगा तो जो प्राकृतिक संसाधन है उसका ह्रास नहीं होगा और जो इतिहास है उस पर एक नई दृष्टि से चिंतन होगा। 6, साहित्य के साथ तात्विक पक्ष का अध्ययन अनिवार्य है। अभी जो हम साहित्य पढ़ते हैं उसमें तात्विक पक्ष का अभाव है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं, जो अभी हम साहित्य हैं उसके साथ तात्विक पक्ष वो रहना भी अनिवार्य है। तो ये जो शिक्षा दी है बाबा जी ने बताया है कि विषय वस्तु क्या रहेगी, कंटेंट क्या रहेगा। छठा पॉइंट, पेज नंबर 35, तकनीकी शिक्षा। बाबा जी ने केवल ये समाज को लेकर इसके उत्थान के लिए शिक्षा की बात नहीं की। बाबा जी नए नई खोजों के या विज्ञान के इनके विरोधी नहीं है। बाबा जी केवल इतना ही ध्यान दिला रहे हैं
कि जो भी कुछ विज्ञान के नाम पर अभी तक मानव करता आया है, इससे पृथ्वी का शोषण ही हुआ है। इतनी सारी खोजों के साथ मानव, प्रकृति और बाकी की चार अवस्थाओं के साथ अपने संबंध को नहीं समझा। संबंध को नहीं समझा है, इसीलिए वो उनका शोषण करता है। और आज पृथ्वी किस हाल में पहुंच चुकी है, आज मानवीय संबंध कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज वस्तुओं के संग्रह के लिए, सुविधाओं के संग्रह के लिए किस प्रकार हम एक दूसरे मानव का शोषण कर रहे हैं, ये सबको ही पता है। बाबा जी, ये शोषण कम हो, इसके लिए इस नई शिक्षा नीति, जिसको हम मानवीय शिक्षा नीति कह रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसका एक पहलू मानवीय है, अब दूसरा है तकनीकी पहलू। तकनीकी शिक्षा का क्या हम घरों में एसी का प्रयोग नहीं करेंगे? क्या हम बसों का, मोबाइल फोन का, या जो सेवाएं हम अभी उपलब्ध हैं उनका प्रयोग नहीं करेंगे? क्या इनको एकदम से बंद कर देना चाहिए? बाबा जी ने कभी ऐसा नहीं किया, कहा कि इनको एकदम से बंद कर दिया जाए। बाबा जी ने नहीं कहा कि आपके घरों में जो लाइट जल रही है, इस लाइट से पोल्यूशन होता है। कोयला जलाते हैं तब लाइट बनती है, तो कोयला जलने से कहीं तो पोल्यूशन होता है। तो बाबा जी यहाँ लाइट के विरोधी नहीं है, पंखे के विरोधी नहीं है, बल्कि जिस तरीके से हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उसके विरोधी भी नहीं है। उसको चाहते कि एक शिफ्ट उसके अंदर आए। बाबा जी ध्यान दिला रहे हैं कि ये जो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो हम प्राप्त कर रहे हैं, इसकी प्राप्ति के और भी सोर्स हो सकते हैं। और आज मानव उस तरफ दृष्टि बढ़ा ही रहा है। तो बाबा जी ने तीन तरह के सोर्स की यहाँ पर बात की है। अगर हम जल की, इसकी विद्युत की ही बात करें, तो एक तो जल के द्वारा जो विद्युत बनती है, जिसको हम हाइड्रो पावर बोलते हैं। एक विंड एनर्जी से भी, ये जो हवा है इससे भी विद्युत बनती है, जिसको हम विंड पावर मिल बोलते हैं, इनसे भी बनती है। और एक तीसरा सोलर से। ये तीनों तरह की विधियां आज प्रयोग ही की जा रही हैं, लेकिन इनको और भी ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि सोलर प्लेट्स हैं, या जो सोलर को जो हम बैटरी स्टोर करते हैं इन्वर्टर में लगा के, वो भी लेड एसिड बैटरियां हैं। पोल्यूशन तो उनका भी है, उनसे भी रेडिएशन निकलता ही है, कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट उनका होगा। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि हमें इस पर और अध्ययन करना पड़ेगा और कुछ और भी बेटर तरीका निकालना पड़ेगा। तो बाबा जी तकनीकी शिक्षा के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। 6.1, उत्पादन एवं निर्माण शक्ति की विपुलता के लिए निपुणता एवं कुशलता को पूर्णतः प्रशिक्षित कराने के लिए समृद्ध प्रणाली, व्यवस्था एवं अध्ययन रहेगा, जिसमें मनुष्य की समान आकांक्षा और महत्वाकांक्षा से संबंधित वस्तुओं का निर्माण सुगमता पूर्वक हो सके। बाबा जी ने दो प्रकार की आवश्यकताएं के बारे में बताया है। मानव की आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा है। आप इसको लिख सकते हैं, ये बार बार आएगा। मानव की दो प्रकार की आकांक्षाएं हैं। आकांक्षाएं मतलब उसकी आवश्यकताएं। पहली है सामान्य आकांक्षा, नोट कर लेना बेटा जी। मानव की आवश्यकताएं या आकांक्षाएं। नंबर एक, सामान्य आकांक्षा। सामान्यतः मानव को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें चाहिए। तो ये है हमारी सामान्य आकांक्षाएं। दूसरी जो आवश्यकता है वो है महत्वाकांक्षा। तो महत्वाकांक्षा में जो शामिल है वो है नंबर एक, दूरदर्शन। दूरदर्शन। नंबर दो,
दूर श्रवण। और तीसरा दूरगमन। तीन महत्वाकांक्षाएं या तीन विशेष आकांक्षाएं। दूरदर्शन यानी जो दूर की जो वस्तु है उनको देख पाए, जिनको अब अभी टीवी या मोबाइल के जरिए देख ही लेते हैं। दूसरा दूर श्रवण, जो लोग हमसे दूर हैं उनकी बातों को हम सुन पाए, उनके संदेशों को सुन पाए, जैसे मोबाइल फोन से हो ही रहा है। और दूरगमन यानी किसी मित्र परिवार के साथ, दोस्त के साथ अगर हमने से मिलने जाना है तो वहां तक पहुंच जाए, यानी यातायात के साधन इसमें शामिल है। तो संचार के साधन, यातायात के साधन, इसको महत्वाकांक्षा में शामिल किया गया। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं इसमें? उत्पादन और निर्माण शक्ति की अधिकता, विपुलता शब्द दिया है, विपुलता का अर्थ है अधिकता। तो उत्पादन और निर्माण शक्ति की विपुलता के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं के निर्माण। बाबा जी ने कहा था ना कि जो मैं उत्पादन करूं अपनी आवश्यकता से ज्यादा करूं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? निपुणता और कुशलता। मैं निपुण हो जाऊं, जैसे हम कहीं कहते हैं ना, ये लड़की खाना बनाने में निपुण है, कपड़े सीनने में निपुण है। तो निपुणता हो, उसके निपुणता आ जाए और कुशलता आ जाए, यानी वो कुशलता पूर्वक। अब कारीगरी वाला काम कहाँ से होता है? कुशलता से। ये तीन शब्दों का एक पेयर है, निपुणता, कुशलता और पांडित्य। निपुणता अपने रोजमर्रा के कार्यों में, कुशलता विशेष कार्यों में, जिसको हम हस्तकला, हस्तकरघा भी बोलते हैं, उसमें कुशल हो जाए। और पांडित्य, पांडित्य ये शिक्षा संबंधी कार्यों से, कि मैं अपने विषय का पंडित हो गया। तो क्या बता रहे बाबा जी? इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। जो घरेलू कार्य हैं, रोजमर्रा के कार्य हैं, विशेष कार्य हैं, इन कार्यों की ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये ट्रेनिंग सबके लिए है। इसके लिए क्या होगा? व्यवस्था और अध्ययन रहेगा। इनकी अध्ययन की व्यवस्था बनेगी। स्कूलों में अभी आप देख रहे हैं केवल पढ़ाई पढ़ाई चल रही है। मनीष सिसोदिया भाई जी आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया था कि पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को मिल रही थी। अपने एफयू ब्लॉक के स्कूल में ही देखें तो यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट भी चलाए जाने लगे थे, जिसके अंदर कुछ बच्चे मोटर मैकेनिक का काम सीख रहे थे और कुछ बच्चे होटल मैनेजमेंट का, कुछ कंप्यूटर का भी सीख रहे थे। तो शिक्षा के साथ जो हमारी आम जिंदगी है उससे संबंधित कार्यों में हम कुशलता और निपुणता प्राप्त करें, इस प्रकार की तरफ भी ध्यान देना। तो यहाँ पर जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसकी तरफ बात। तकनीकी शिक्षण के साथ सामाजिकता तथा व्यक्ति में निष्ठा और व्यावहारिक रूप देने की व्यवस्था एवं प्रणाली अध्ययन के रूप में रहेगी। टेक्निकल काम भी रहेगा, टेक्निकल शिक्षा भी दी जाएगी, लेकिन साथ ही समाज, समाज के अलग अलग वर्ग, और सबसे बड़ी बात की जाए तो मानव का मानव के साथ संबंध, उसकी शिक्षा भी दी जाएगी। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई नया आविष्कार करेंगे, वो दिमाग में एक बात रहेगी कि ये मानवता और जो चारों अवस्थाएं हैं उनमें से किसी के लिए हानिकारक ना। जो नया उत्पादन किया जाएगा या नया कोई अनुसंधान किया जाएगा, इसमें प्रकृति का और चारों अवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। 6.3, शिक्षा के इस स्तर में अति मानवीयता पूर्ण जीवन की संभावना को स्पष्ट करने योग्य अध्ययन रहेगा। टेक्निकल एजुकेशन में भी अभी क्या है? अभी जो टेक्निकल एजुकेशन हमें मिल रही है उसमें हम अमानव बन गए हैं। एक का शोषण हो रहा है और दूसरा उसका शोषण कर रहा है। तो जो मानव शिक्षा नीति में टेक्निकल एजुकेशन होगी,
उससे मानव और फिर मानव से अति मानवीयता की तरफ उसका गमन होगा। मानवीय शिक्षा भी साथ रहेगी। जो मानव जिन वस्तुओं का, जिन विधियों का, जिन तकनीकों का प्रयोग करेगा, उससे मानवीयता और अति मानवीयता का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। 6.4 प्रत्येक विद्यार्थी को उत्पादन क्षमता में निष्णात बनाने के लिए अध्ययन होगा, जिससे अधिक उत्पादन और कम उपभोग संपन्न हो सके। बाबा जी यहाँ पर समृद्धि की बात कर रहे हैं। अपने आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन। वस्तु केवल खेतों में ही उत्पादन नहीं होगी, खेतों में तो होगी, एग्रीकल्चर भी रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री भी रहेगी, और ये गौ पालन भी रहेगा। सभी प्रकार के ये कार्य रहेंगे। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग निर्माण मशीनों की सहायता से होता है। तो उसमें क्या दिया जाएगा? प्रत्येक विद्यार्थी की उत्पादन क्षमता से निष्णात बनाने के लिए, यानी उत्पादन की उसकी क्षमता बढ़े। गेहूं से आटा पीसना, जो दालें आती हैं उनको साफ करना, खाने लायक बनाना, चावल, इनकी जो फूड प्रोसेसिंग है उसमें उनको निष्णात बनाना, अर्थात उनकी एबिलिटी को बढ़ाना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। टेक्निकल एजुकेशन का एक ये भी फायदा होता है कि कम समय में किस प्रकार हम ज़्यादा उत्पादन कर पाए। 6.5 तकनीकी अध्ययन के साथ व्यावहारिक अध्ययन अनिवार्य रहेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उद्यमशील एवं सामाजिक सिद्ध हो सके। अभी हम शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, और जिस प्रकार हम एक ऊंचे लेवल की तरफ बढ़ते हैं, हमारा एटीट्यूड जो साथी कर्मचारी है उनके प्रति बदल जाता है। हम बड़े रूड बिहेवियर के साथ उनके बातचीत करते हैं। तो यह मानव व्यवहार की शिक्षा भी दी जाएगी कि मानव का मानव के साथ व्यवहार कैसे होगा, साथी सहयोगी का व्यवहार कैसे रहेगा, साथी के साथ सहयोगी का, सहयोगी के साथ साथी का व्यवहार कैसा रहेगा। तो तकनीकी अध्ययन के साथ व्यावहारिक अध्ययन भी जरूरी रहेगा, जिससे प्रत्येक आदमी उद्यमशील और सामाजिक सिद्ध हो सके। उद्यमशील का अर्थ है जो उद्यमों को आगे बढ़ाने में, रोजगार धंधों को, व्यापारों को आगे बढ़ाने में लगा रहे। 6.6 कृषि उद्योग एवं स्वास्थ्य संबंधी पूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से रहेगी, न कि औपचारिक रूप से। कृषि और स्वास्थ्य संबंधी, और कृषि भी कैसी होगी? वर्तमान हालत जैसी कृषि नहीं होगी। अभी किसानों को ये भी डर सता रहा है कि अगर हम एकदम से ये केमिकल वाली जो फर्टिलाइजर का यूज हम करते हैं, इससे अगर हम ये जो अपनी देसी खेती है, या जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती, इसकी तरफ आएंगे तो उत्पादन घटेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए उत्पादन घटे, क्योंकि भोजन को जिन पोषक तत्वों की जरूरत थी, इन उर्वरकों ने, इन कृत्रिम खादों ने धरती के उन पोषक तत्वों को समाप्त कर दिया है। तो धरती वापस रिकवरी मोड में आए, टाइम तो लगेगा। ये ठीक इसी प्रकार है जिस प्रकार एक आदमी को हार्ट अटैक आया, उसके दिल का इलाज किया गया, उसको वापस उसी लेवल में आने में टाइम लगता है। और इस बात की हम पहले ही जांच भी कर चुके हैं और गणना भी कर चुके हैं, और इस बात पे विस्तार से बात भी हो गई है कि मनुष्य को खाने के लिए, अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितना सामान चाहिए वो पृथ्वी पर अवेलेबल है। तो धरती का जो है सदुपयोग कर, जो उर्वरक है, तो प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग करके हम धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे, कैसे होगा, इस प्रकार की शिक्षा भी दी जाएगी। तो कृषि उद्योग, कृषि और उद्योग, ध्यान रखना, उद्योग भी कृषि पर आधारित होंगे। काफी उद्योग कृषि पर आधारित है, अभी भी है।
जैसे ब्रेड बनाना, बिस्कुट बनाना, इस प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ हैं, ये कृषि आधारित उद्योग ही है। क्योंकि ब्रेड बनाने के लिए आटा, बिस्किट बनाने के लिए आटा या कुछ अन्य सामान बनाने के लिए जो और भी खाने वाली चीज़ें हैं, ये कृषि से ही आती हैं। तो कृषि, उद्योग एवं स्वास्थ्य संबंधी 3 चीज़ें। स्वास्थ्य संबंधी भी, और स्वास्थ्य संबंधी जाँच की बाबा जी जो बता रहे हैं, इसके लिए मोस्टली जो है वो ध्यान आयुर्वेद पर होगा। मेरी भी एक अवधारणा थी, और अब वो जीवन विद्या या मतिस्थ दर्शन से जुड़ने के बाद अब मेरा उस पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि मानव के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, वो धरती पर उपलब्ध है। उनका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते रहें तो ये मानव बीमार भी नहीं पड़ेगा। अभी ध्यान दें, मानव जो बीमार पड़ रहा है, जो गंभीर बीमारियां अभी आ रही हैं, चाहे वो बर्ड फ्लू है या कोरोना है या कैंसर है या अन्य गंभीर बीमारियां हैं, इसके लिए धरती जिम्मेदार नहीं। इन सभी बीमारियों के लिए मानव खुद जिम्मेदार है। मानव ने स्वयं पर, धरती पर, खेती पर या उद्योग धंधों पर जो प्रयोग किए, उन प्रयोगों के फल परिणाम के रूप में ही ये सारी बीमारियां हम तक पहुंची। खेती में जिस प्रकार से हम रासायनिकों का प्रयोग कर रहे हैं, वो रसायन कहीं ना कहीं धरती के द्वारा इन पौधों में आते हैं, और पौधों से हमारे शरीर में आते हैं। और हमारा शरीर जो है, वो रसायन खाने के लिए तो नहीं बना है। जिस प्रकार एक डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया जाए या पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया जाए तो वो गाड़ी खराब हो जाती है, इसी प्रकार जो हमारा शरीर है उसको भी चलाने के लिए जो नेचुरल चीजें हमारे को चाहिए, जो वो नहीं मिलती और मैन मेड चीजें उसके अंदर घुसती हैं, तो शरीर स्वाभाविक रूप से सही से कार्य तो नहीं करेगा। इतना क्लियर बेटा आपको? अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताएं। ये हमारा शरीर रोटी चावल दाल खाने के लिए बना है। ये पिज्जा बर्गर सैंडविच ब्रेड मोमोज पिज्जा इनके खाने के लिए नहीं बना है। लेकिन फिर भी हम सभी कभी ना कभी ले ही लेते हैं। तो इसको भी नियंत्रण करना है। जिसको नहीं पता वो तो इनका कंज्यूम करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको पता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हमने पेज नंबर 34 के पॉइंट नंबर 5 और पेज नंबर 35 के पॉइंट नंबर 6 पर चर्चा की है। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। क्योंकि इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 7 और 8। उसके बाद ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। अगर हम आज थोड़ा सा समय बढ़ाएंगे 10 मिनट, तो हो सकता है कि पुस्तक आज ही समाप्त हो जाए। पुस्तक को समाप्त करना उद्देश्य नहीं है, पुस्तक में एक एक पॉइंट को हम समझ पाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी बच्चे का कोई सवाल, किसी बच्चे को कोई सुझाव, किसी बच्चे की अगर कोई अलग से दृष्टिकोण खुला है तो वो अपना रख सकता है। पुस्तक को आज हम इतना ही रखेंगे। ये आगे बढ़ाए, बताइए। 7वां पॉइंट आज हो सकता है। बढ़ाए या फिर कल एक काम कर लेते हैं, कल ओवरव्यूज कर लेंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल? स्नेहा, माही, श्याम? मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है। सर आ रही है आवाज। आपकी आवाज भी आ रही है, तो आपका क्या विचार है? अभी 7वें पॉइंट को किया जाए और कल ओवरव्यू लिया जाए 8वें पॉइंट के साथ। चलिए, कोई जवाब नहीं है तो 7वां पॉइंट शुरू ही करते हैं।
पेज नंबर 35, पॉइंट नंबर 7, शिष्टमंडल। शिष्टमंडल आज भी होते हैं। मेरे फोन की थोड़ी बैटरी कम है, तो सर इसका मतलब शिष्टमंडल कुछ लोगों का एक समूह होता है जो इन सभी गतिविधियों पर ध्यान देता है। जो नीति है उस नीति पर ध्यान देता है, नीति का पालन हो रहा है या नहीं। क्लियर? तो जो शिष्टमंडल है यस ये नेशनल लेवल पर होगा। प्रत्येक राष्ट्रीय स्तर में एक शिष्टमंडल रहेगा जिसमें शोध और अनुसंधान कर्ताओं का समावेश रहेगा। यानी एक व्यक्तियों का ऐसा समूह रहेगा जो शोध कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं। यानी जो वस्तुएं हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं और नई नई टेक्निक का डेवलपमेंट कर रहे हैं। यही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल शिक्षा नीति में प्रणाली तथा पद्धति की पूर्णता एवं दृढ़ता के प्रति दायित्व वहन का सजगता पूर्वक निर्वाह करेगा। ये शिष्टमंडल क्या करेगा? इस शिष्टमंडल का काम है ये देखना कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रहेगी, मानवीय शिक्षा नीति रहेगी, उसकी जो पद्धति है, जो प्रणाली है, वो पूर्णता और दृढ़ता के साथ हर क्षेत्र में लागू हो। यानी जो पद्धति है और प्रणाली है वो सेम ही रहे, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना आए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हर मानव को एक समान शिक्षा मिलेगी। यही मंडल वेद सीमा में शिक्षण संस्थाओं के दायित्वों का निर्धारण, दिशा निर्देश, पद्धति एवं प्रणाली संबंधी आदेश देने का अधिकारी रहेगा। ये जो शिष्टमंडल, इसका और काम क्या है कि जो भी शिक्षा संस्थान है उसके क्या दायित्व है, उसके क्या अधिकार है, उसका कार्य क्षेत्र कितना है, किस लेवल पर वो कार्य करेगा, इसका निर्धारण भी ये शिष्टमंडल ही करेगा। उनके लिए दिशा निर्देश, डायरेक्शन, अर्थात बच्चों से जो फीस है या कुछ अन्य जो चीजें हैं, उनके एग्जाम रिलेटेड वर्क्स हैं, उनके जो अनुसंधान रिलेटेड वर्क्स हैं, वो सबका निर्धारण ये शिष्टमंडल ही करेगा। तो पॉइंट नंबर 7 में जो शिष्टमंडल है उसके दायित्व दिए गए हैं। इनके द्वारा दी गई प्रस्तावनाएं शासन सदन द्वारा सम्मति पाने के लिए बाध्य रहेगी। ये जो भी प्रस्तावना बनाएंगे, जो भी नियम बनाएंगे, वे सारे नियम शासन सदन द्वारा सम्मति पाने के लिए बाध्य रहेगी। प्रस्तावना शासन या सदन द्वारा सम्मति पाने के लिए, हाँ, ये जो नियम बना रहे हैं, जो संसद है वो उसको पास करेगी। बिना संसद के पास करे ये नियम नहीं बना सकते। शिक्षा संबंधी गुणात्मक परिवर्तनों के लिए उपयुक्त प्रस्तावनाधिकार इसी मंडल के पास रहेगा। शिक्षा संबंधी यानी शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन आए, दो तरह के परिवर्तन हम देखते हैं, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटी वाला होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर हम खेतों में रसायन की जगह ये नेचुरल खाद डालेंगे तो क्या होगा? जो भोजन वहां से निकलेगा, जो फल या सब्जी या अनाज वहां से निकलेगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो ये क्या ध्यान दे रहे हैं? ये वही बता रहे हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो क्वालिटी मेंटेन रहे, वो क्वालिटी बढ़े, घटे ना, इस प्रकार का ध्यान इनको देना, इस प्रकार से कार्य करना है। व्यक्तिगत रूप में प्राप्त प्रस्तावनों को अवगवाहन करने की व्यवस्था रहेगी। जो अलग अलग प्रस्तावनाएं हमें प्राप्त हो रही है किसी भी व्यक्ति से, शिष्टमंडल में जो व्यक्ति है वो अपनी प्रस्तावना देंगे।
तो उसका क्या होगा, उसकी गहनता से अध्ययन की व्यवस्था रहेगी, उस पर चिंतन होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई नया प्लान दिया है तो बाकी सभी सदस्य मिलकर उसका गहनता से अध्ययन करेंगे, अर्थात इस प्लान का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये प्लान सक्सेस रहेगा, इसके फेलियर के कितने परसेंटेज चांसेस हैं, इन पर सभी पर बात होगी। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी कोई प्रणाली है यूज में हम लाते हैं, नया सिस्टम यूज में लाते हैं, इस पर डिस्कशन होता ही है। वो अलग बात है कि उस डिस्कशन को प्रभावित किया जाता है धन के आधार पर या जनबल के आधार पर। साथ ही उनके लिए सम्मान व पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था भी रहेगी। जो ऐसा व्यक्ति कोई नई टेक्निक बना रहा है, नई विधि का निर्माण कर रहा है और वो सफल होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इनाम की भी व्यवस्था रहेगी, जिससे व्यक्तिगत प्रतिभा के प्रति विश्वास हो सके। तो ये इनाम क्यों दिया जा रहा है? ताकि जो उसकी प्रतिभा है उसका सम्मान हो पाए, और जो उसका और बाकी व्यक्ति है वो भी इसके लिए आगे आए। प्रत्येक राष्ट्र का शिष्टमंडल मानवीयता की सीमा में ही शिक्षा नीति, प्रणाली और पद्धति का प्रस्ताव करेगा। ये सारी शिक्षा जो मिल रही है, सारी शिक्षा जो प्रोवाइड की जाएगी, वो मानवीयता के आधार पर, मानवीयता का शोषण ना हो, मानवीयता का हनन ना हो, बल्कि वो मानवीयता को अति मानवीयता की तरफ ले जाने वाली ही होगी, जिससे मंडलों में परस्पर विरोध ना हो। क्योंकि अभी तक सारी शिक्षा मानवीय गुणों को विकसित करने में लगी हुई है, मानवीय मूल्यों को विकसित करने में लगी रही है। तो इन संस्थाओं का आपस में विश्वास होना, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना, ये होना अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य का ये होगा ही, क्योंकि मूल्य शिक्षा पर आधारित शिक्षा है ये, और उसी शिक्षा के बढ़ावे की बात की जा रही है। तो इनमें विरोध नहीं होगा। शिक्षा की सार्वभौमिकता की अक्षुण्णता के लिए, शिक्षा की सार्वभौमिकता अर्थात जो कंटेंट है वो पूरे राष्ट्र के लिए एक ही रहेगा। इसकी अक्षुण्णता यानी इसकी कंटिन्यूटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल रहेगा। इनसे ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय शिष्टमंडल भी है जो पूरी धरती के जो भूभाग है उन पर कंट्रोल पाता है। अभी देखो, जिस प्रकार एक अलग अलग राज्य में एक उसका अलग से शिक्षा बोर्ड है, उसका अलग से शिष्टमंडल है, फिर एक नेशनल लेवल का शिक्षा मंडल है, फिर एक इंटरनेशनल लेवल का है। चीजें कम या ज्यादा कुछ वैसी ही रहेगी, लेकिन एक मेन चीज जो इसके अंदर होगी वो रहेगी मानवीयता। मानव का शोषण ना हो, मानवीयता का शोषण ना हो, और ये सार्वभौमिक रहेगी, सबके लिए एक समान रहेगी। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षक शिष्टमंडल है, इनसे ऊपर इनके नियंत्रण के लिए कहें, नियंत्रण के लिए कहना ठीक नहीं होगा, इनके मार्गदर्शन के लिए इनके साथ जो सूचना का आदान प्रदान है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिष्टमंडल भी रहेगा, जिससे अखंड समाज की निरंतरता बनी रहेगी। जिससे क्या होगा, ये पूरा समाज एक जैसा होगा, अखंड होगा। ये अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? बताइए। अभी हमारे पास एक है यस सर। पॉइंट और है, 8वां पॉइंट व्यवस्था। इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं, हमारे पास 13 मिनट का समय बचा हुआ है। व्यवस्था, अभी शिष्टमंडल भी हो गया, शिष्टमंडल को हमने देख लिया। वो एक ही उसका उद्देश्य है कि वो जो भी जिस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है वो सार्वभौमिक हो, तो इसके लिए व्यवस्था क्या होगी। प्रत्येक शिष्ट संस्था, प्रत्येक शिक्षण संस्था अपने क्षेत्र में प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने तथा प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। अब
दो तरफ हम काम कर रहे हैं। एक जो छोटे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा पर, एक जो बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा समय से प्राप्त नहीं की, उनके लिए। और उनके लिए हर प्रकार की अक्षर ज्ञान भी और टेक्निकल एजुकेशन भी। तो सबके लिए शिक्षा होगी। तो जो भी शिक्षा संस्थान है, वो इन दोनों वर्गों का ध्यान रखेगा, बच्चों का भी और बड़ों का भी। प्रत्येक पद के दायित्व शिष्टमंडल द्वारा निर्धारित करेंगे। शिक्षा नीति में, ये जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में जो अलग-अलग संस्थाएँ हैं, उन संस्थाओं में जो अलग-अलग पदों पर काम कर रहे हैं, उन अलग-अलग पदों पर काम करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और दायित्व, कर्तव्य और दायित्व, इनका निर्धारण ये शिष्टमंडल ही करेगा, जिसकी हमने पॉइंट नंबर 7 में बात की। संस्थाओं का दायित्व व निर्वाह पद्धति। प्रत्येक शिक्षण संस्थान अपने कार्य क्षेत्र में पाई जाने वाली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यावहारिक व्यवस्था की परस्परता में समस्याओं का सर्वेक्षण करने की व्यवस्था करेगा। साथ ही वेद प्रणाली, पद्धति, नीति व व्यवस्था का पालन करने के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो इनका काम क्या है? ये सभी संस्थाओं का दायित्व व निर्वाह, जो दायित्व है उनका निर्वाह होगा। पद्धति, प्रत्येक शिक्षण संस्था अपने कार्य क्षेत्र में, जो भी उनका कार्य क्षेत्र है, कोई ग्राम स्तर पर है, कोई जो है राज्य स्तर पर है, कोई राष्ट्र स्तर पर है, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो ये जो भी शिक्षण संस्थान होंगे, इनका कार्य क्षेत्र होगा निश्चित। ये अपने कार्य क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो व्यावहारिक व्यवस्था है, उस पर कार्य करेगी। साथ ही जो वेद प्रणाली है, वेद प्रणाली, जो प्रणाली और पद्धति इस शिष्टमंडल ने बनाई थी, उसके अनुसार ही शिक्षा देगा। 8.4 स्थानीय स्थिति में चित्रणाधिकार का दायित्व स्थानीय संस्था का होगा। अब जो कि एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, तो उस एरिया पर जो भी काम होगा, जो फील्ड वर्क होगा, वो सारा उस क्षेत्रीय जो संस्था है, उसके अंतर्गत आएगा। 8.5 प्रत्येक सर्वेक्षण पूर्ण चित्रण स्तर के अधिकारियों द्वारा संपन्न किया जाएगा। उसका परीक्षण करने का अधिकार उनसे वरिष्ठ अधिकारियों का होगा। अब इसको ध्यान से समझना है। सर्वे किया जाएगा, सर्वेक्षण का मतलब है सर्वे। सर्वे किया जाएगा, पूरा चित्रण तैयार होगा। कोई भी काम करने से पहले सर्वे अनिवार्य है। हम कोई भी नीति लाना चाहते हैं, तो नीति के लिए वहां के आसपास का, उस सराउंडिंग का, जिसमें हमें वो नीति लागू करनी है, सर्वेक्षण होगा। अर्थात उस क्षेत्र में कौन कौन से संसाधन अवेलेबल हैं, किस किस उम्र के आदमी हैं, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का वर्तमान लेवल क्या है, क्या जो बड़े आदमी हैं, जो प्रौढ़ हैं, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, नहीं है तो कितना परसेंट है तो उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, और वहां के जो संसाधन है उनका, इन चारों पांचों चीजों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जाएगी। इससे क्या होगा कि वहां जितने भी संसाधन हैं, उनका मानवीय दृष्टि से प्रयोग होगा, और जो वहां की जो जनसंख्या है, उसके विकास के लिए नीति बनाना आसान होगा। आमतौर पर वहां जो संसाधन उपलब्ध है, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए, उसकी टेक्निकल एजुकेशन वो दी जाएगी। उदाहरण के लिए, एक प्रदेश या क्षेत्र की जलवायु है कपास के लिए, तो वहाँ के जो नागरिक होंगे, उनको कपास, कपास से बनने वाले बाद की जो वस्तुएं हैं, उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन या शिक्षा दी जाएगी। समझ में आ रहा है? उनको खेती की वो दी जाएगी। अगर वहाँ पे कुछ खनन संबंधी कार्य है, तो वहाँ के लोगों को खनन संबंधी शिक्षा दी जाएगी।
ओवरऑल एजुकेशन भी रहेगी, लेकिन मूलतः ध्यान उस चीज पर रहेगा। इसी से क्या होगा? इसी से भूमि स्वर्ग होगी, मनुष्य देवता होगा, धर्म सफल होगा और नित्य मंगल ही होगा। तो आज विकल्प और अध्ययन बिंदु इस पुस्तक के 36 पेज हमने कवर कर लिए हैं। इन सभी पेजों में बाबा जी ने जो विकल्प प्रस्तुत किया है वर्तमान की दो व्यवस्थाओं को लेकर, अध्यात्मवादी व्यवस्था और भौतिकवादी व्यवस्था, उनके रूप में जो विकल्प दिया है उसके एक एक पहलू से हम रूबरू हुए हैं। बाद के जो दो पार्ट है उसमें हम ये समझ पाए हैं कि बाबा जी ने केवल कोई कल्पना ही नहीं की है, केवल बातें ही नहीं की है, बल्कि बाबा जी ने जो कहा है उनको पूरा करने के लिए एक व्यापक नीति, एक पद्धति, एक प्रणाली, एक व्यवस्था, उसकी भी रूपरेखा तैयार की है। तो आज ये पुस्तक हमारी पूर्ण होती है। इसके बाद पेज नंबर 47 से लेकर पेज नंबर 49 तक लगभग 12-13 पेज है ये। इसमें परिभाषा संहिता है। हम इन परिभाषा संहिता में आए हुए शब्दों पर चर्चा करेंगे। आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप घर पर हर रोज अगर हम देखें तो इसमें लगभग 132 है। तो अगर हम हर रोज 10-15 शब्दों पर 20 शब्दों पर बात करें तो इनको समझना आसान रहेगा। बाबा जी ने इन शब्दों का प्रयोग किस विषय में किया है, किस रूप में किया है, किस वस्तु के लिए किया है, वो समझने में हमारी मदद मिलेगी। किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो बताए। दूसरा, इस पुस्तक के पूरा होने के बाद हमारा अगला प्लान क्या रहेगा? अभी मैंने बताया था आपको 4 दिन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन है बांदा उत्तर प्रदेश में। स्लीपर क्लास से आने जाने का खर्चा उसका लगभग 1200-1300 रुपये के आसपास रहेगा। वहाँ का कोई खर्चा नहीं है। वहाँ रहना खाना अभी तक जो सूचनाएं मिली है मुफ्त में है। अगर कोई बच्चा वहाँ जाना चाहता है तो जा सकता है। हम कुछ साथी जा रहे हैं, लेकिन मुझे फिर एक चिंता आपकी ये भी है क्योंकि आपका 12वीं क्लास का बोर्ड है, आपको अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। ये उपयुक्त समय है आपकी पढ़ाई के लिए। आगे प्री बोर्ड भी आ रहे हैं, उनकी भी तैयारी करनी है। तो आपसे तो यही रहेगा कि आप कोई बांदा का प्रोग्राम ना बनाएं। हाँ, हमारे स्कूलों में जो एक एनुअल अपनी मासिक बैठक होती है उसमें आप जरूर आए। अब चूंकि करमवीर सर भी यहाँ से रिलीव हो चुके हैं तो उसके बाद हमारी मीटिंग कहाँ पर रहेगी? बांदा से आने के बाद सर के साथ डिस्कस करके हमको इसकी रूपरेखा तैयार कर लेंगे। अब आप मुझे बताइए अब क्या प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे फ़ोन में केवल 1% बैटरी है। अब ये बंद कभी भी हो सकता है। तो इससे पहले कि अपने आप ही बंद हो, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम आज की कक्षा का यहीं पर समापन करते हैं। कल मिलते हैं। कल पूरा जो ये बुक है इस पर और इस पूरे चैप्टर पर एक ओवरव्यू हम लेंगे। आपकी क्या समझ बनी है, आपकी क्या समझ में आया है, आप रखें। इसमें कोई गलत या सही नहीं है, जिसकी जो जैसा समझ में आया है वो रखें। कम या ज़्यादा वाली कोई बात नहीं है। शब्द अर्थ में हम कितना इसको पकड़ पाए हैं, व्यवस्था के रूप में कितना पकड़ पाए हैं, इस पर हम कल बात करेंगे। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। गुड नाइट।